चलिए आज मैं क्वेश्चन पूछूंगी और आप आंसर देना, ठीक है। और बाद में मैं आंसर आप लोगों को फिर बता दूंगी। नंबर 1 क्वेश्चन, बीसीजी वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट। आप लोग देखो बीसीजी वैक्सीन क्यों दिया जाता है, क्या प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है। नंबर 1 ऑप्शन ट्यूबरक्यूलोसिस, नंबर 2 ऑप्शन टिटेनस, नंबर 3 ऑप्शन हेपेटाइटिस बी, नंबर डी पोलियो। कौन सा होगा? आप वीडियो पॉज करके आंसर देने का कोशिश करिए। तो यहाँ पे आंसर होगा नंबर ए ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एट व्हाट एज इज द फर्स्ट डोज ऑफ पेंटावेलेंट वैक्सीन शेड्यूल्ड इन इंडिया? 1 नंबर ऑप्शन एट बर्थ, सेकेंड ऑप्शन 6 वीक्स, थर्ड ऑप्शन 9 वीक्स, फोर्थ ऑप्शन 14 वीक्स। आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन 6 वीक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपीवी 0 डोज शुड बी एडमिनिस्ट्रेड। ओपीवी 0 डोज कब एडमिनिस्टर किया जाता है? ए नंबर ऑप्शन एट 6 वीक्स, विद इन 15 डेज ऑफ बर्थ, एट 9 मंथ, देन लास्ट ऑप्शन एट 1 ईयर। तो यहाँ पे नंबर बी ऑप्शन होगा विद इन 15 डेज ऑफ बर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपीवी 0 डोज शुड बी एडमिनिस्टर्ड। ये वही क्वेश्चन है, फिर रिपीटेड हो गया, विद इन 15 डेज ऑफ बर्थ, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following vaccine is given by the intradermal route in the schedule? कौन सा वैक्सीन इंट्राडर्मल दिया जाता है, ठीक है, मतलब स्किन के नीचे दिया जाता है। नंबर ए ऑप्शन बीसीजी, बी ऑप्शन हेपेटाइटिस बी, सी ऑप्शन ओपीवी एंड नंबर डी ऑप्शन पेंटावेलेंट। तो यहाँ पे आंसर होगा बीसीजी वैक्सीन, ठीक है। The next question, vitamin A supplement is start along with which vaccine in infant? Number A option OPV, B option pentavalent, measles और last hepatitis B। आप लोग आंसर खुद से देने का कोशिश करिए। measles, नंबर सी ऑप्शन होगा measles, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इंडियन शेड्यूल IPV इज इंट्रोड्यूस एट, मतलब इंडियन शेड्यूल में IPV मतलब पेंटावेलेंट कब इंट्रोड्यूस किया जाता है? नंबर 1 ऑप्शन बर्थ, नंबर बी ऑप्शन 6 वीक, नंबर सी ऑप्शन 9 मंथ, नंबर डी ऑप्शन 1 ईयर। तो यहाँ पे आंसर होगा, आप लोग खुद से भी देने का कोशिश करना, ठीक है। मैं बता देती हूँ आपको, नंबर बी ऑप्शन होगा 6 वीक्स, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर करके आंसर देने की कोशिश करो, फिर आपको पता चलेगा कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से आपको कितना नॉलेज है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज शुड बी गिवन विद इन विच द टाइम पीरियड? ए ऑप्शन 48 आवर, बी ऑप्शन विद इन 24 आवर ऑफ बर्थ, नंबर सी ऑप्शन विद इन 7 डेज, नंबर डी ऑप्शन एट 6 वीक्स। तो ये सबको पता है विद इन 24 आवर ऑफ बर्थ, ठीक है। हेपेटाइटिस बी दिया जाता है जब बेबी बर्थ होता है, तो तुरंत जाके इंजेक्शन हेपेटाइटिस बी देके आना पड़ता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फ्रैक्शनल IPV इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच रूट? नंबर ए ऑप्शन इंट्रामस्कुलर, बी इज इंट्राडर्मल, सी इज सबक्यूटेनियस एंड डी ओरल। तो IPV इंजेक्शन कौन सा रूट से दिया जाता है? तो नंबर बी ऑप्शन इज इंट्राडर्मल, ठीक है, ये आंसर होगा इंट्राडर्मल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट बूस्टर डोज ऑफ DPT इज शेड्यूल्ड एट। DPT का फर्स्ट बूस्टर डोज कब दिया जाता है? नंबर ए ऑप्शन 9 मंथ, बी ऑप्शन 16 to 24 मंथ, सी ऑप्शन 5 ईयर एंड डी ऑप्शन 10th ईयर। तो यहाँ पे आंसर होगा 16 to 24 मंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द सेकेंड बूस्टर डोज ऑफ DPT इज गिवन एट, सेकेंड बूस्टर डोज ऑफ DPT कब दिया जाता है? नंबर ए ऑप्शन इज 5 ईयर, बी ऑप्शन इज 2 ईयर, सी ऑप्शन इज 16 मंथ, डी ऑप्शन इज 10 ईयर। तो ये कॉमन क्वेश्चन है। DPT सेकेंड बूस्टर डोज दिया जाता है सेकेंड ईयर में, सॉरी 5 ईयर में, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ 6, 10 एंड 14 वीक्स? कौन सा वैक्सीन 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक्स में दिया जाता है? हेपेटाइटिस बी फर्स्ट नंबर ऑप्शन, सेकंड इज OPV, सी नंबर ऑप्शन इज मीजल्स एंड डी इज रोटावायरस। तो डी नंबर ऑप्शन इज रोटावायरस, ठीक है, यहाँ पे आंसर होगा। ये रोटावायरस का जो इंजेक्शन है ये 6 एट बर्थ में दिया जाता है, 10 में दिया जाता है, 14 में दिया जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ OPV डोजेज इन द इंडियन रूटीन शेड्यूल इंक्लूड, कब दिया जाता है ये OPV ओरल पोलियो वैक्सीन डोज? तो ये यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज 3, सेकेंड इज 4, सी इज 5 एंड डी इज 6। तो यहाँ पे 5, ठीक है, आंसर होगा 5। द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटावेलेंट वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो पेंटावेलेंट आप लोगों को पता होना चाहिए कौन कौन सा होता है। डिप्थेरिया होता है, पार्टूसिस होता है, टिटेनस होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, बट पोलियो में नहीं होता है। यहाँ पे एक्सेप्ट बोला है, कौन सा छोड़ के, तो आंसर होगा सी इज पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड चिल्ड्रेन? फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज OPV, बी नंबर इज IPV, सी नंबर इज पेंटावेलेंट, डी नंबर इज हेपेटाइटिस बी। तो कौन सा वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड चिल्ड्रेन का? तो यहाँ पे पेंटावेलेंट इज आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोटावायरस वैक्सीन RVV प्राइमरी सीरीज इज स्टार्टेड एट विच एज इन द UIP? फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज एट बर्थ, बी इज 6 weeks, C is 9 months and D is 12 months. तो रोटावायरस वैक्सीन प्राइमरी सीरीज इज स्टार्टेड कौन सा एज में होता है? ये होगा 12 मंथ, ठीक है, नंबर डी ऑप्शन 12 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the maximum age limit to start the rotavirus vaccine under UIP? ठीक है, द मैक्सिमम एज लिमिट कितना होना चाहिए रोटावायरस इंजेक्शन का स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज 6 weeks, सेकेंड नंबर ऑप्शन इज 14 weeks, थर्ड नंबर ऑप्शन इज 9 months एंड फोर्थ नंबर ऑप्शन इज 12 month या फिर 1 year। तो सबको पता है रोटावायरस वैक्सीन का जो होता है इसका डी ऑप्शन होगा 1 year या फिर 12 month। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वैक्सीन गिवन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ इन द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इज? कौन सा फर्स्ट वैक्सीन है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ? नंबर ए इज BCG, नंबर बी इज OPV, नंबर सी इज हेपेटाइटिस बी, नंबर फोर्थ इज पेंटावेलेंट। तो अभी हमने डिस्कस किया सबसे पहले विद इन 24 आवर के अंदर दिया जाता है हेपेटाइटिस बी इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इज आइडियली स्टार्टेड एट व्हाट एज ऑफ इन्फेंट? नंबर ए ऑप्शन 3 month, नंबर बी ऑप्शन 4 month, नंबर सी ऑप्शन 5th month, नंबर डी ऑप्शन इज 6 month। तो यहाँ पे आंसर होगा नंबर डी ऑप्शन 6 month। गाइस, इतना सारा जो मैं आप लोगों को अभी क्वेश्चन बताई ये सारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से है। और आप लोगों को अगर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कुछ भी कन्फ्यूजन होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोग हमको पूछ सकते हैं। चलिए अब कुछ और भी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ आफ्टर शुड ए पेरिफेरल IV कैनुला बी चेंज? मतलब अगर तुम IV कैनुला कोई पेशेंट को इंट्रोड्यूस करे हो, लगाए हो,
तो कब वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, 72 से 96 आवर के बाद, ठीक है, मतलब 3 से 4 दिन के बाद वो आईवी कैनुला तुमको चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप ऑफ रेस्ट्रेंट यूज इन आईसीयू। मतलब आईसीयू में जो रेस्ट्रेंट होता है, रेस्ट्रेंट का मतलब क्या हुआ है, पेशेंट को बांध देता है। अगर कोई पेशेंट को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो बांध देते हैं। तो कितना टाइप होता है, देखो, एक हम लोग फिजिकली बांध देते हैं, दूसरा हम मेडिसिन दे देते हैं। तो 2 टाइप होगा। एक फर्स्ट नंबर टाइप होगा फिजिकल रेस्ट्रेंट, सेकेंड टाइप होगा केमिकल रेस्ट्रेंट। फिजिकल रेस्ट्रेंट का एग्जाम्पल हो गया रिस्ट या फिर आप लेग बता सकते हो, ठीक है, रिस्ट एग्जाम्पल एक दे देना। देन केमिकल रेस्ट्रेंट में आ जाएगा आपका बेंजोडायजेपाम जो सीडेटिव ड्रग है, और एक ड्रग है एंटी साइकोटिक ड्रग, ठीक है। ऑब्वियसली ये उछल कूद करने वाला पेशेंट जो है पागल ही हो सकता है, नहीं बोलना चाहिए, साइको पेशेंट हो सकता है। तो इसको बांध के रखना है, नहीं तो सीडेटिव ड्रग नहीं तो साइकोटिक ड्रग देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ सीजर। अगर कोई पेशेंट को सीजर होता है, कन्वल्शन होता है, हाई बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो तुम इमीडिएट मैनेज में कौन सा ड्रग दोगे, ठीक है। मिडाजोलम दे सकते हैं, डायजेपम दे सकते हैं, बोथ आर इंजेक्शन मिडाजोलम नहीं तो इंजेक्शन डायजेपम, ठीक है। ये इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ सीजर का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ एसिलरेट हाइपरटेंशन, ठीक है। अगर पेशेंट को एसिलरेट हो रहा है मतलब हाइपरटेंशन अगर फ्लैक्चुएट हो रहा है और बहुत ज़्यादा रफ्तार से बढ़ रहा है, तो कौन सा इंजेक्शन दोगे, ठीक है। इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन देंगे और इंजेक्शन लोबेट देंगे, ठीक है। लोबेट का अच्छा नाम है एक लोबेटालोल, ठीक है। तो एक इंजेक्शन लोबेट दे सकते हैं, इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन दे सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू चेक द प्लेसमेंट ऑफ राइस ट्यूब। तुम जो राइस ट्यूब नेजल नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाओगे तो राइट पोजीशन पे गया है कि नहीं, तुम कैसे पता करोगे, ठीक है। बोल रहे इंजेक्ट 20 ml एयर यूजिंग ए सिरिंज एंड ऑस्कल्टेट विद इन स्टेथोस्कोप ओवर एपिगैस्ट्रिक एरिया फॉर हुज साउंड। मतलब जब तुम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल दिए तो पता करने के लिए क्या करना है, नेजोगैस्ट्रिक एरिया में, ठीक है, सॉरी गैस्ट्रिक एरिया में आपको स्टेथोस्कोप रखना है। देन 20 ml का सिरिंज लेके एयर लेके आपको उसमें देना है, ठीक है। और यहाँ पे आप सुनेंगे, ऑस्कल्टेट करेंगे तो एक हुज साउंड सुनाई देगा, ठीक है। तो आपको पता कर लेना है कि ये पोजीशन राइट है, ठीक है। अगर साउंड नहीं सुना जा रहा है तो आप समझ लेना कि वो ट्रैकिया में गया है, ठीक है। फिर से आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टू चेक बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग ब्लड ट्रांसफ्यूशन। तुम जब पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूशन करोगे तो तुमको क्या क्या चेक करना जरूरी है। सबसे पहले पेशेंट का आईडी देखना है, ब्लड ग्रुप मैच करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड नंबर एक्सपायरी डेट देखोगे बैग का, वाइटल साइंस पेशेंट का चेक करोगे, देन इन्फॉर्म कॉन्स्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एंटीडोट फॉर हेपेरिन ओवरडोजेस, ठीक है। अगर बॉडी में हेपेरिन बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या एंटीडोट देना पड़ेगा। हेपेरिन मतलब ब्लड क्लॉट करने, ब्लड क्लॉट नहीं होने के लिए ये मेडिसिन दिया जाता है। हेपेरिन ज़्यादातर डायलिसिस पे करने के टाइम यूज़ होता है। अगर ये ज़्यादा हो गया, ओवरडोज हो गया, तो तुम इसका एंटीडोट में क्या दोगे, प्रोटामाइन सल्फेट देंगे या फिर एडमिनिस्टर स्लोली थ्रू आईवी न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ हेपेरिन, ठीक है। प्रोटामाइन सल्फेट इंजेक्शन देंगे, आईवी दे सकते हो, बहुत स्लोली देना है, या फिर एनएस के साथ न्यूट्रल करके डाइल्यूट करके उसको स्लोली चला देना है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आईवी कैनुला इनफिल्ट्रेशन। मतलब आईवी कैनुला का इनफिल्ट्रेशन का एक सिंपल मीनिंग है लीकेज, ठीक है। तो लीकेज ऑफ आईवी फ्लूइड इनटू सराउंडिंग टिश्यू, इसी को बोलते हैं आईवी कैनुला इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट प्रीफर्ड साइट ऑफ न्यूबॉर्न इंजेक्शन, IM इंजेक्शन। मतलब न्यूबॉर्न बेबी का मतलब है 0 से 1 मंथ, मतलब विद इन 1 मंथ का बेबी को तुम कौन सा जगह में IM इंजेक्शन दोगे, सबसे अच्छा साइट कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको पता रखना है, एक मसल होता है थाई का फ्रंट में, वास्टस लैटरलिस मसल्स में देंगे एंड एंटीरियर साइड में देंगे, ठीक है। और पोजीशन होता है एंटेरोलैटरल थाई, और मसल होता है वास्टस लैटरलिस मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CPAP एंड BiPAP, ठीक है। CPAP एंड BiPAP का डिफरेंस क्या है, बल्कि दोनों
सीपाप एंड बाईपाप ऑक्सीजन सप्लाई करता है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे पता करेंगे कौन सा पेशेंट को सीपाप लगेगा एंड कौन सा पेशेंट को बाईपाप लगेगा। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। सीपाप का फुल फॉर्म है कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर एंड बाईपाप का फुल फॉर्म है बाईलेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ठीक है, अब ये कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर किसको बोलें, किसको देंगे, जिसको एपनिया होता है। एपनिया मतलब अगर कोई पेशेंट इतना सो रहा है, सोते सोते सडन क्या होगा, सांस लेना बंद कर देगा। ठीक है, कुछ टाइम के लिए, वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है, कुछ टाइम के लिए सांस लेना बंद कर देगा। अगर आप देख रहे हो उसको एपनिया हो रहा है तो उसको हम लोग सीपाप लगा देंगे। बाईपाप किसको लगा देंगे, अनकॉन्शियस पेशेंट है। ठीक है, मतलब रिस्पायरेटरी फेलियर, मतलब खुद से सांस लेने में एबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको तुम्हारा बाईपाप को लेवल एडजस्ट करना पड़ता है कि पेशेंट को मतलब कितना ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, 60%, 80% या फिर 100% तक भी सप्लाई होता है। ठीक है, तो उस पेशेंट को हम लोग बाईपाप लगा देंगे। तो सिंपली याद रखना है, सीपाप जो है वो एपनिया पेशेंट को दिया जाता है एंड बाईपाप जो है रिस्पायरेटरी फेलियर पेशेंट को दिया जाता है। इतना याद रखने से काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ईयरली वार्निंग साइन ऑफ सेप्सिस। मतलब सेप्सिस का मतलब क्या है, पहले ये जानना है। सेप्सिस एक ऐसा प्रोसेस है जो बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा फीवर हो गया तो उसको फाइट करने के लिए, इन्फेक्शन हो गया तो फाइट करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसी को सेप्सिस बोलता है। आप कैसे बोलोगे, सेप्सिस इज ए इन्फेक्शन फाइटिंग प्रोसेस। ठीक है, तो अब इसका साइन क्या क्या होता है, कैसे पता करेंगे कि पेशेंट को सेप्सिस हुआ है। तो फर्स्ट नंबर फीवर और लो बॉडी टेम्परेचर। पेशेंट को फीवर हो सकता है, नहीं तो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाता है। सेकेंड, इंक्रीज हार्ट रेट। हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगेगा, एक्सीलरेट करने लगेगा, ट्रैकिकार्डिया। देन नेक्स्ट, फास्ट ब्रीथिंग, ज़्यादा सांस लेगा, रैपिडली सांस लेगा। कॉन्फ्यूजन और ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, लो बीपी एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट। हाँ, यूरिन नहीं होगा प्रॉपरली। तो आपको पता सब समझ जाना चाहिए ये सब साइन देख के कि पेशेंट को सेप्सिस हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द अर्ली साइन ऑफ हाइपोक्सिया। ठीक है, हाइपोक्सिया का मतलब क्या है ये जानना ज़रूरी है। हाइपोक्सिया क्या है, जो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना, इसको बोलता है हाइपोक्सिया। तो इसका साइन होता है रेस्टलेसनेस। ठीक है, रेस्टलेसनेस मतलब बेचैनी लगेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द साइन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये सबको पता होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का क्या साइन होगा, बर्निंग मिचुरेशन होगा, रैपिडली यूरिन पास होगा, ज़्यादातर लगेगा अर्ग होगा कि यूरिन लगा है बट होगा नहीं। ये सब साइन एंड सिम्टम है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कैपिलरी रिफिल टाइम। मतलब कैपिलरी रिफिल टाइम क्या है, सबसे पहले जानना है। इट इज़ द टाइम टेकन फॉर colored or return after passing on a nail bed. The normal time is 2 seconds or less. मतलब अगर कैपिलरी रिफिल टाइम किसको बोलते हैं ना, ये नेल है ना आपका, ये नेल है, इसको जब आप ऐसे करके दबाओगे तो देखिए वाइट हो गया। ठीक है, फिर आप हम लोग इसको फिर ऐसे करके छोड़ देंगे तो फिर ये फिर पिंक हो गया। ठीक है, तो ये जो रिफिल हो रहा है ना नेल बेड में ब्लड आके, तो इसी प्रोसेस को बोलता है कैपिलरी रिफिल टाइम। ठीक है, और इसका जो टाइमिंग होता है, रिफिल होने का जो टाइमिंग होता है तो लेस देन 2 सेकेंड। ठीक है, इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉमन सिम्टम ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक का कॉमन सिम्टम क्या है, सडन ड्रॉपिंग ऑफ वन साइड ऑफ द फेस। ठीक है, एक साइड जो होता है वो सडन ड्रॉप हो जाएगा, नहीं बोलना चाहिए दिखा के। तो ठीक है, सेकेंड नंबर होता है वीकनेस और पैरालिसिस वन साइड ऑफ द बॉडी। मतलब बॉडी का एक साइड जो होता है वो पैरालिसिस हो जाता है। इम्पेयर्ड स्पीच, विजन डिस्टर्बेंसेस एंड लॉस ऑफ बैलेंस और सडन हेडेक। ठीक है, देन नेक्स्ट हो जाता है व्हाट इज़ द नॉर्मल पीएच रेंज। पीएच रेंज, नॉर्मल पीएच रेंज क्या होता है, सॉरी ब्लड का, ये ब्लड मेंशन करना मैं भूल गई हूँ। व्हाट इज़ द नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ ब्लड। ठीक है, 7.35 to 7.45. The next question, which vitamin is essential to prevent neural tube defect during pregnancy? फॉलिक एसिड। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये रैपिडली पूछा भी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द फीटल पोजीशन बेस्ट असिस्ट ड्यूरिंग लेबर, वेजाइनल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आइडियल टाइम फॉर द फर्स्ट एंटीनेटल चेकअप बिफोर 6 वीक्स। मतलब 1.5 महीना से पहले एक बार चेक कराना जरूरी है, एंटीनेटल चेकअप कराना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेज ऑफ लेबर इन्वॉल्व फुल सर्वाइकल डायलेशन।
मतलब फर्स्ट स्टेज। आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड फर्स्ट स्टेज इज़ वेरी डिफरेंट। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब प्रेगनेंसी का विद इन 3 मंथ, बट यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में ज़्यादातर सर्विस डायलेट होगा। फर्स्ट स्टेज कब होता है? ऑनसेट ऑफ ट्रू पेन टू डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, दैट मीन्स फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स, ये फर्स्ट स्टेज है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला विच स्टेज ऑफ लेबर इन्वॉल्व फुल सर्वाइकल डायलेशन, तो फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या होगा? डायलेशन ऑफ द सर्विक्स टू डिलीवरी ऑफ द बेबी। थर्ड स्टेज क्या होगा? डिलीवरी ऑफ द बेबी टू डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। फोर्थ स्टेज क्या होगा? ऑब्जर्वेशन स्टेज विद इन 24 आवर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन is when does ovulation typically occur in 28 day of menstrual cycle? ओवल्यूशन किसको बोलते हैं? जब एग प्रोड्यूस होता है, तो कब होता है? डे 14 में। आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल्स? मतलब जब लड़की लोग प्यूबर्टी में स्टेज में कदम रखते हैं तब उसका फर्स्ट साइन होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन ट्रिगर्ड मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग? कौन सा हार्मोन ब्रेस्ट फीडिंग कराने के टाइम मिल्क का इजेक्शन कराता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का और एक फंक्शन है, डिलीवरी के टाइम में यूट्रस को मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फीमेल? फर्टिलाइजेशन का कॉमन साइट क्या है? फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, ओवम का एंड स्पर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय। और एक बात बताना चाहूँगी, जो पहले मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस की हूँ वो फुल्ली इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से है, तो आप लोग स्किप मत करना, क्योंकि सबको पता है कि मैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का जो एक चार्ट है वो याद कर लूँगी तो हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है, क्योंकि चार्ट याद करना एंड उसका क्वेश्चन का आंसर देना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आपको सडन याद नहीं आएगा कि चार्ट में कौन सा पोजीशन में कौन सा मंथ कौन सा वैक्सीन दिया हुआ है, तो इसलिए आपको प्रॉपरली उसका क्वेश्चन का आंसर भी सॉल्व करना है, ताकि अगर कोई हम लोगों को पूछे, इंटरव्यू में पूछे, कहीं पे भी पूछे, तो हम लोग उसका सडन आंसर दे सकते हैं। ज़्यादातर एग्ज़ाम हॉल में ब्रेन जो है वो काम नहीं करता है। जो आप प्रैक्टिस करे होगे, लिखे होगे, क्वेश्चन का आंसर सॉल्व किए होगे, देखा हुआ क्वेश्चन होगा, आपसे वही सॉल्व होगा। तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर दे के जाए और थोड़ा सा स्टडी करके जाए। ओके गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को हमेशा कंडीशंस वाला क्वेश्चन में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, तो चलिए मैं 5 कंडीशन लेके आई हूँ, उससे बाहर तो कुछ नहीं पूछेगा। तो चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन, अगर इंटरव्यू पूछे ए 55 ईयर ओल्ड मेल सडनली कोलैप्स इन द वार्ड, मतलब एक 55 ईयर का बूढ़ा आदमी अगर वार्ड में बेहोश हो गया, ही इज पल्सेस एंड नॉट ब्रीथिंग, उसका पल्स रेट नहीं मिल रहा है, सांस नहीं ले रहा है वो, द कार्डियक मॉनिटर शोज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट इमीडिएट नर्सिंग एक्शन? तुम क्या नर्सिंग एक्शन लोगे? सबसे पहले स्टार्ट चेस्ट कॉम्प्रेशन, ठीक है, चेस्ट कॉम्प्रेशन देंगे। सडन अगर ब्रीथ नहीं ले रहा है तो कोलैप्स हो गया है, पेशेंट बेहोश हो गया है, सांस नहीं ले रहा है, तो सबसे पहले चेस्ट कॉम्प्रेशन देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ए वुमेन 2 hours आफ्टर डिलीवरी हैज़ प्रोफ्यूज्ड वेजाइनल ब्लीडिंग, एक वुमेन है, उसका डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा ही वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है, यूटेरस इज सॉफ्ट एंड बोगी, मतलब यूटेरस सॉफ्ट है एंड फूला हुआ है, ठीक है। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट? सबसे पहले तुम क्या करोगे अगर ब्लीडिंग? सबसे पहले मसाज करना पड़ेगा यूटेरस को, ठीक है। देन आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट विथ एक्यूट रेनल फेलियर हैज सीरम पोटेशियम इतना, टेल पिक्ड टी वेव ऑन ECG, ठीक है। एक पेशेंट है जिसका रेनल फेलियर है, ठीक है, सीरम पोटेशियम उसका बोल्ड है 6.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है, और उसका जो ECG लिया है ना, तो उसका टी वेव बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है। व्हाट द इमीडिएट मैनेजमेंट? सबसे पहला तुम क्या करोगे? एडमिनिस्ट्रेशन कैल्शियम ग्लूकोनेट IV, ठीक है, स्लोली देना पड़ेगा। इमीडिएट मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट विथ
COPD इन ऑन 2 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन विया नेजल कैनुला। एक पेशेंट है जो COPD उसका डिजीज़ है, COPD का फुल फॉर्म क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ठीक है। तो उसको जो ऑक्सीजन लग रहा है तो 2 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन उसका लग रहा है, मतलब ऑक्सीजन लग रहा है नेजल कैनुला से, ठीक है। तो सडनली SpO2 फॉल, मतलब सडनली ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल हो गया 82%। क्या करेगा नर्स? फर्स्ट क्या एक्शन लेगा? तो यहाँ पे असिस्ट एयरवे एंड ब्रीथिंग, ठीक है, एयरवे एंड ब्रीथिंग असिस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्लाम्सिया, पहले जानना एक्लाम्सिया का मतलब है प्रेगनेंसी के टाइम में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ठीक है। तो उस कंडीशन में विच इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ सीजर प्रिवेंशन, क्या अगर पेशेंट को सीजर हो गया, कन्वर्ट हो रहा है, जर्किंग हो रहा है बॉडी में, तो तुम क्या मेडिसिन प्रोवाइड करोगे? मैग्नीशियम सल्फेट मेडिसिन है जो प्रोवाइड करना है पेशेंट को। ये 5 कंडीशन है जो मतलब जो लेबर रूम में काम कर रहा है या फिर जो आपका कैजुअलिटी एंड ICU में काम कर रहा है उसको पूछ सकता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इमीडिएट मैनेजमेंट पूछेगा, ठीक है। और नॉर्मली मैनेजमेंट तो सबको पता होता है, वाइटल साइंस लेना है, बेड मेकिंग करना है, ऑक्सीजन देना है, ठीक है, ये सबको पता होता है। लेकिन इमीडिएट मैनेजमेंट में बहुत कन्फ्यूजन आता है, तो ये सब आप लोगों को याद रखना है किस सिचुएशन में कौन सा ड्रग देना है, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। तो चलिए आज प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन का मैं टोटल असाइनमेंट मैं आप लोगों को झटपट से कंप्लीट करा देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में क्या होगा? प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन इज द टाइप ऑफ मैलन्यूट्रिशन रिजल्टिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज इन द फूड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप लोग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से आप प्रोटीन एंड कैलोरीज प्रॉपर इंटेक नहीं कर रहे हो तो ये प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन का चांसेस होती है। और उसके बाद बोल रहा है इट इज़ अ वेरी कॉमन एमंग यंग चिल्ड्रन, ज़्यादातर छोटे बच्चे को होने का चांसेस होता है। हु आर द स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उस स्टेज में होता है जिसमें बेबीज़ का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़्यादातर होता है, तब ये प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन होने का चांसेस ज़्यादा होती है। चलिए अब आ जाता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की तरफ। सबसे पहले आप लोगों को जानना है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि आप लोग प्रॉपर क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हो पेशेंट को, और वो डायग्नोस्ट के लिए हेल्प होता है, ठीक है, और हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए भी यूज़ होगा। तो इसी को बोलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो चलिए हम लोग क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट में, ऐसा टाइप का पेशेंट आएगा तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ PEM मतलब प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन डिपेंड ऑन द सेवेरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द न्यूट्रिशनल डेप्रिवेशन एज ऑफ द अननरिश्ड चाइल्ड, मतलब चाइल्ड जो होता है वो अननरिश्ड दिखेगा, ठीक है। रिलेटिव लैक ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड एंड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एसोसिएटेड इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शियस फूड ले रहा है और डिफरेंट टाइप ऑफ फूड जैसे जंक फूड टाइप ले रहा है, हेल्दी फूड नहीं ले रहा है जो आपका बॉडी के लिए प्रॉपर नहीं है, इसलिए वो होता है। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व किया, जो चाइल्ड होता है वो मेल नरिश्ड दिखेगा, ठीक है। सेकेंड आ जाओ, इफ द डाइटरी इंटेक इज डेफिशिएंट ऑफ शॉर्ट पीरियड, अगर डाइटरी प्रोडक्ट इंटेक नहीं कर रहा है शॉर्ट पीरियड के लिए तो ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए जैसे मिल्क होता है, डाइटरी प्रोडक्ट होता है, उसमें क्या होता है ना, उसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा का रहता है, वो नहीं लोगे तो ऑब्वियसली प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन तो आपका होगा ही। तो वो प्रॉपर लेना है, मतलब आपका नहीं, आपका बेबीज जो बेबीज लोग का होता है, जो पेशेंट आते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट के तरफ। Energy and protein in the diet are expended more efficiently. Nitrogen excretion of urine stools in the reduce. यहाँ पे ये मतलब इसमें बोल रहा है कि जब बेबी यूरिन एंड स्टूल पास करेगा वो प्रॉपर नहीं करेगा, रिड्यूस्ड होगा, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए यूरिन एंड स्टॉल से नाइट्रोजन, एमोनिया ये सब सीक्रेट होता है जो बॉडी में बहुत हार्म करेगा अगर बॉडी में रहेगा तो, ठीक है। तो यूरिन स्टूल चेक करके देखेगा कि यहाँ पे नाइट्रोजन प्रॉपर है कि नहीं, यहाँ पे उसका यूरिन ही रिड्यूस्ड हो गया है, पास नहीं हो रहा है प्रॉपरली, जितना इनटेक ले रहा है आउटपुट नहीं जा रहा है, ऐसा दिखेगा बेबीज़ में, ठीक है, ऐसा साइन दिखेगा। देन नेक्स्ट आ जाइए, इफ़ द मूड डेफिशिएट परसिस्ट ऑफ द लॉन्गर पीरियड द मेलनरिश्ड चाइल्ड कंजर्व एनर्जी बाय कल्चरिंग फिजिकल एक्टिविटी, उसका फिजिकल एक्टिविटी में डिफेक्ट पड़ेगा, उसका मूड स्विंग होने लगेगा, भी रोएगा, भी हंसेगा, ऐसा टाइप का होने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, मॉडरेटली मेलनरिश्ड चाइल्ड अपीयर मोर स्लो एंड लेस एनर्जेटिक, वो लोग क्या दिखेगा, लेस एनर्जेटिक दिखेगा एंड स्लो मतलब उसका एक्टिविटी बहुत स्लो होगा। जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए जो बेबीज़ होता है, जो यंग चाइल्ड होता है, वो लोग का एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, बॉडी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत एनर्जेटिक होगा। लेकिन इस केस में जो होता है वो लेस एनर्जेटिक होगा, एकदम एनर्जेटिक नहीं होगा, बहुत स्लो फील करेगा बेबी, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाइए, इफ़ द न्यूट्रिशन डेफिशिएंट कंटिन्यू लॉन्गर ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड इज अफेक्टेड। मतलब यहाँ पे इस पॉइंट में बोल रहा है अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंट, आप लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन बेबी को नहीं दे रहे हो ना, तो चाइल्ड का ग्रोथ पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। ग्रोथ नहीं होगा प्रॉपरली, तो इसलिए प्रोटीन तो प्रॉपर देना है बेबीज़ को, यहाँ पे ये बोल रहा है, ठीक है। तो आ जाइए अब नेक्स्ट में, ठीक है। आ जाइए, मेरास्मस एंड क्वाशियोकोर का एक स्मॉल समरी मैं आप लोगों को सिर्फ बता देती हूँ। मेरास्मस एंड क्वाशियोकोर आर टू एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मेल न्यूट्रिशन, ठीक है। मतलब ये टू एक्सट्रीम फॉर्म, यहाँ पे ये बोल रहे हैं मेरास्मस एंड क्वाशियोकोर जो होते हैं दो एक्सट्रीम फॉर्म है मेल न्यूट्रिशन का। अगर मेल न्यूट्रिशन प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो ना, तो सबसे ऊपर जाके जो हो सकता है वो मेरास्मस एंड क्वाशियोकोर हो सकता है, ठीक है। सेकेंड बोल रहा है सच एक्सट्रीम फॉर्म अकाउंट फॉर स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ केस ऑफ मेल न्यूट्रिशन, ठीक है। थर्ड में बोल रहे हैं मच लार्जर नंबर ऑफ चिल्ड्रन सफर फ्रॉम माइल्ड मॉडरेट एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट, ठीक है। आप लोग ये समझ पा रहे हो, ये बहुत ईजी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए एटियोलॉजी। एटियोलॉजी मतलब होता है कारण, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, मेरास्मस एंड क्वाशियोकोर क्यों हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे एटियोलॉजी में नंबर 1 ऑप्शन है डिक्रीज इनटेक। इनटेक नहीं ले रहे हो, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वालिटी मतलब अच्छा क्वालिटी का नहीं ले रहे हो एंड प्रॉपर क्वांटिटी का नहीं ले रहे हो, ठीक है। एक्सेसिव लॉस, आपका यूरिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लॉस हो रहा है, उससे आपका प्रोटीन ये सब निकल रहा है, आपका एक्सक्रिएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्वेटिंग, ये सब एक्सेसिव लॉस की वजह से हो सकता है, ठीक है। देन आ जाइए थर्ड नंबर इंक्रीज डिमांड और डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। जितना डिमांड कर रहा है उतना एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इसके वजह से हो सकता है, ठीक है। और फोर्थ नंबर सोशल फैक्टर्स की वजह से, जैसे प्रोवर्टी हो गया, इलिटरेसी, इग्नोरेंस, ये सब की वजह से होता है। देखिए आप लोग अब पैरा में देख लेना, बहुत सारा है, जैसे ओवर क्राउडिंग की वजह से, लार्ज फैमिली मेम्बर हो जाने से, पोर मेंटल हेल्थ, फेलियर ऑफ लैक्टेशन, फॉल्टी फीडिंग एंड ये सब आप प्रॉपरली देख लेना, ये सब कुछ सोशल फैक्टर्स है। मेन आप वो सब याद रखना, प्रॉपर क्वालिटी एंड क्वांटिटी से डिक्रीज इनटेक नहीं ले रहा है, इनटेक डिक्रीज कर रहा है, एक्सेसिव लॉस हो रहा है एंड इंक्रीज डिमांड ऑफ डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, ये सब मेन है, बाकी भी आप याद रखना। अब आ जाइए क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन बहुत सारा साइंटिस्ट है, अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया है, मैं अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग क्लासिफिकेशन मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। चलिए नंबर 1 क्लासिफिकेशन दिया था वेलकम्स क्लासिफिकेशन। ये इसमें बोला है कि बेस्ड ऑन द वेट ऑफ द चाइल्ड एट द प्रेजेंस ऑफ एडिमा, ये बॉडी का एडिमा एंड चाइल्ड का वेट मतलब कितना उसका वेट है उसके ऊपर बेस्ड करके ये क्लासिफिकेशन दिया है। तो यहाँ पे बोला है द वेट इज कंपेयर्ड विद द रेफरेंस वेट एज विद इज 5th परसेंटाइल्स ऑफ हाफ स्टैंडर्ड। मतलब बोला है कि बेबी का एज जितना होगा उसका वेट उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्लासिफिकेशन में वेलकम्स बोला है, ठीक है। देन सेकेंड नंबर क्लासिफिकेशन में बोला है बेस्ड ऑन ओनली वेट फॉर एज एंड नॉट एडिमा। यहाँ पे एडिमा को नहीं लिया है, सिर्फ वेट के ऊपर एंड एज के ऊपर लिया है, ठीक है। यहाँ पे बोला इन दिस सिस्टम द रेफरेंस चाइल्ड इज द 50th परसेंटाइल्स ऑफ बॉर्सन स्टैंडर्ड, ठीक है। यहाँ पे ऐसा बोला है। थर्ड नंबर क्लासिफिकेशन में बोला है वाटर रॉस क्लासिफिकेशन। यहाँ पे आपका कुछ ना वो दे दिया है, फॉर्मूला दे दिया है, उसके ऊपर आप उसका परसेंटाइल्स निकाल सकते हो। तो यहाँ पे बोला है वेट हाइट कैसे निकालोगे, इक्वल टू वेट ऑफ द चाइल्ड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द नॉर्मल चाइल्ड एंड एट सेम एज इंटू 100, ऐसे करके निकाल सकते हो। सेकंड नंबर आप कैसे निकालोगे, हाइट एंड एज कैसे निकालोगे, हाइट ऑफ द चाइल्ड डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ नॉर्मल चाइल्ड एट सेम एज इंटू 100, ऐसे करके आप हाइट का परसेंटाइल्स निकाल सकते हो। हे एवरीवन, तो चलिए आज हम लोग ऑल टाइप ऑफ फोबिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर 1 फोबिया एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया किसको बोलेंगे, जिसको ऊंचाई से डर लगता है, ठीक है। जैसे बेड के ऊपर चढ़ गया, नीचे देखेगा तो उसको डर लगेगा, ठीक है। छोटा छोटा ऊंचाई से डर लगेगा, तो उस फोबिया को बोलेंगे एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट्स। नंबर 2 फोबिया हो गया एरोफोबिया। एरोफोबिया किसको बोलेंगे, फियर ऑफ फ्लाइंग, ठीक है। जिसको फ्लाइंग मतलब ये मत समझना कोई तो उड़ नहीं सकता है ह्यूमन बॉडी, लेकिन क्या होगा ना जब नीचे में उतरेगा, अगर हाइट में हो गया, ठीक है, तो हाइट से जब नीचे उतरेगा ना तो उतरना नहीं चाहेगा, उसको डर लगेगा, ठीक है। तो फियर ऑफ फ्लाइंग को बोलेंगे एरोफोबिया, ठीक है। अगर वो प्लेन में जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा है तो उसको डर लगेगा, तो उसको बोलेंगे एरोफोबिया, ठीक है। अब आ गया नंबर 3 फोबिया एराक्नोफोबिया। एराक्नोफोबिया किसको बोलेंगे, स्पाइडर से डरेगा वो, ठीक है। स्पाइडर सबसे डरेगा, उसको लगेगा कि कौन सा बड़ा जानवर आके उस पर हमला कर रहा है, ठीक है। तो इस फोबिया को बोलेगा
स्पाइरोफोबिया, फियर ऑफ स्पाइडर, ठीक है। नंबर 4 फोबिया हो गया एस्ट्रोफोबिया, ठीक है, एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया किसको बोलेंगे? फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग, ठीक है। थंडर एंड लाइटनिंग क्या है? जब मेघ गरजता है ना, तो और जब पूरा गरजता है और लाइटनिंग होता है ना, उससे डर लगेगा, तो उसको बोलेंगे एस्ट्रोफोबिया। नंबर 5 फोबिया हो गया आपका क्लस्ट्रोफोबिया, ठीक है। क्लस्ट्रोफोबिया किसको बोलेंगे? फियर ऑफ इनक्लोज स्पेसेस, ठीक है, इसको बोलेंगे क्लस्ट्रोफोबिया। कोई भी स्पेसिस से डर लगेगा, ठीक है उसको। जैसे हम लोग मैमल है तो मैमल से उसको डर लगेगा, इनक्लोज स्पेसिस से उसको डर लगेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे हो गया क्लस्ट्रोफोबिया। साइनोफोबिया, फियर ऑफ डॉग, ठीक है, डॉग से डरेगा, कुत्ता जानवर से डरेगा तो उसको बोलेंगे साइनोफोबिया, स्पेशली डॉग से डरेगा, तो उस टर्म को बोलेंगे साइनोफोबिया, ठीक है। देन आ गया हेमोफोबिया। हेमोफोबिया फियर ऑफ ब्लड, हेम मतलब ब्लड ही होता है, तो हेमोफोबिया मतलब फियर ऑफ ब्लड, थोड़ा सा ब्लड आएगा ना डर लगेगा। ब्लड से तो सब कोई डरता है, वो बेहोशी हो जाएगा। ब्लड देखे बहुत सारा होता है ना, जो मेडिकल प्रोफेशन में जाते हैं ना, तो वो जब फर्स्ट टाइम ब्लड देखते हैं ना तो बेहोश हो जाता है, हाँ, तो उसको बोलता है हेमोफोबिया, टर्म को बोलता है। तो नेक्स्ट आ गया ट्राइपेनोफोबिया, ठीक है। ट्राइपेनोफोबिया किसको बोलेंगे? सांप, नीडल, इंजेक्शन, इससे डरेगा, ठीक है। जैसे कोई पेशेंट को हम लोग जाते हैं ना, साइकेट्रिक पेशेंट को इंजेक्शन देने के लिए जाएंगे ना, तो वो ना बेड से उछल के मतलब भागने लगेगा, इतना उसको डर लगेगा। नॉर्मली तो सबको डर लगता है नीडल से, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा डर लगेगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे ट्राइपेनोफोबिया। जूफोबिया, जूफोबिया किसको बोलेंगे? फियर ऑफ एनिमल इन जनरल, मतलब जनरली हम लोग मतलब जनरली वो कहीं पे भी जाएगा ना, तो सामने में अगर कैट आ गया या फिर छोटा मोटा कुछ भी आ गया ना, तो उसको देखे वो बहुत ही ज़्यादा डरेगा, ठीक है, उसको बोलेगा जूफोबिया, ठीक है। द नेक्स्ट आ गया ग्लोसोफोबिया, ठीक है। ग्लोसोफोबिया किसको बोलेंगे? फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, वो पब्लिक मतलब बाहर में जाके वो किसी से बात करने से उसको डर लगेगा, ठीक है, मतलब पब्लिक स्पीकिंग में मतलब पब्लिक में उसको बात करने से ही डर लगेगा, तो इसको इस टर्म को बोलेंगे ग्लोसोफोबिया। चलिए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया का होगा फियर ऑफ हाइट, ठीक है। देन सेकंड हो गया एरोफोबिया, फियर ऑफ फ्लाइंग। नेक्स्ट हो गया एराक्नोफोबिया, फियर ऑफ स्पाइडर। देन आ गया एस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग। देन आ गया क्लस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ इनक्लोज स्पेसिस, ठीक है। नेक्स्ट आ गया साइनोफोबिया, फियर ऑफ डॉग्स। देन आ गया हीमोफोबिया, फियर ऑफ ब्लड। देन आ गया ट्राइपेनोफोबिया, फियर ऑफ नीडल्स और इंजेक्शंस, ठीक है। देन आ गया जूफोबिया, फियर ऑफ एनिमल इन जनरली, ठीक है। देन आ गया ग्लोसोफोबिया, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नंबर 1 क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर ए वुमन हु हैज नेवर बीन प्रेग्नेंट? राइट ऑप्शन इज primipara. Number 2 question, which position help relieve pressure on the inferior vena cava during pregnancy? Right option is left lateral position. Number 3 question, what is the normal duration of the third stage of labor? Right option is 5 to 10 minutes. Number 4 question, which test is used to determine RH incompatibility during pregnancy? Right option is Combs test. Number 5 question, what is the most common cause of maternal mortality in developing countries? Right option is postpartum hemorrhage, option C. Number 6 question, which hormone cause relaxation of pelvic ligaments during pregnancy? Right option is relaxin, option C. Number 7 question, what is normal heart rate of a newborn baby immediately after birth? Right option is option C, 120 to 160 beats per minute. Question number 8, which sign indicates true labor pain? Right option is option C, pain increases in intensity and regularity. Question number 9, what is the ideal interval between two pregnancies? Right option is option C, 18 to 24 months.
Question number 10. Which vaccine is given to pregnant women to prevent neonatal tetanus? Right option is option B, TT, tetanus toxoid. Next question. What is the average blood loss during normal vaginal delivery? Right option is option C, 500 ml. Next question. Which condition is characterized by convulsation and coma in pregnancy? Right option is option B, eclampsia. Next question. Which fetal presentation is most common in normal labor? Right option is option C, cephalic position. Next question. Which part of the pelvis is measured by diagonal conjugate? Right option is option A, inlet. Next question. What is the first sign of true labor? Right option is option D, regular uterine contractions. Next question. Which position is most suitable for delivery? Right option is option B, lithotomy position. Next question. Which hormone is responsible for milk ejection during lactation? Right option is option C, oxytocin. Next question. Which is the most common cause of postpartum hemorrhage? Right option is option C, uterine anatomy. Next question. What is the ideal method of contraception for a lactating mother? Right option is option D, progesterone only pills. Number 1 question. RCH program was launched in the year. Right option is option C, 1997 year. Next question. Which disease mainly affect children under 5th and remain endemic in only 2 countries? Right option is option D, polio. Next question. How many infants worldwide are still missing out on basis vaccines? Right option is option C, 18.7 million. Next question. The biggest challenges to improving global vaccine coverage are? Right option is all of above. That means option A is limited resources, option B is competing health priorities, number C option is poor management of health systems. Right answer is all of above. Next question. Controlling measures of pertussis included. Right option is all of above. That means isolation of patient. Option B is DPT vaccines and option C is disinfections of discharges. Right option is all of above. Next question. Which of the following is not a vaccine pentavalent disease? Right option is option B, asthma. Next question. 0 dose of polio vaccine is given at? Right option is option A, at birth. Next question. Oral polio vaccine is a? Right option is option B, live vaccine. Next question. CSSM program was launched in the year? Right option is option C, 1992. Next question. The committee appointed to study the arrangement necessary for the maintenance phase of National Malaria Eradication Program was? Here right option is Chanda Committee. What is Chanda Committee? चंदा कमेटी दिया था डॉक्टर MS चंदा ने. ठीक है, यहाँ पे बोला है चंदा कमेटी एडवाइजेस फॉर द नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर द मेंटेनेंस फेज ऑफ नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन. आशा स्कीम केम इनटू फोर्स अंडर? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन C, NRHM. What is NRHM? NRHM full form is National Rural Health Mission. Next question. Tinea saginata is commonly known as? Here right option is option A, beef tapeworm. Next question. Biological control of mosquitoes is done by using?
Right option is option C, feces. Next question, amoebiasis is caused by. Right option is option C, Entamoeba histolytica. Next question, hydrophobia is associated with. Right option is option D, rabies. Next question, applied nutrition program was introduced in the year. Right option is option C, 1963. Next question, National TB Control Program was launched in the year. Right option is option C, 1962. Next question, bird flu is caused by. Right option, option A, virus. Next question, World Tuberculosis Day is celebrated on. Right option is option B, 24th March. Next question, GOBI campaign of the UNICEF include all except. Here, right option is option A, observation. GOBI FFF campaign of the UNICEF include G for growth monitoring, O for oral rehydration therapy, B for breastfeeding, I for immunization, F for female education, F for family spacing, F for food supplements. Next question, virus of bird flu is also known as. Right option is option D, H5N1. Next question, which of the following organization is not having their headquarters at Geneva? Here, right option is option D, UNICEF. Dracunculiasis is caused by option D, G. Medeniasis. Next question, which test is used to determine what type of leprosy the person has? Right option is option B, Lapromin test. Next question, anti-rabies vaccine was discovered by. Right option is option B, Louis Pasteur. Next question, the ovum is released in which day of menstrual cycle? Right option is option B, 14. Next question, ICDS was launched in the year. Right option is option A, 1975. ICDS full form Integrated Child Development Services included food, preschool education, primary health care, immunization, and healthy checkup and referral services. Next question, which of the following disease is not transmitted by airborne droplets? Right option is option C, poliomyelitis. Next question, board committee was started in. Right option is option D, 1943. Next question, universal immunization program was launched in the year. Right option is option C, 1985. Next question, which of the following treatment therapy is used for leprosy? Right option is option D, MDT. Next question, Hind Khush Nivaran Sangh is voluntary agency related to disease. Option A, leprosy. Next question, Alma Ata conference was held in the year. Right option is option G, 1978. Next question, how many kilocalories are in gram of protein? Right option is option C, 4. Next question, which type of vaccine is BCG? Right option is option C, live attenuated vaccine. Number 1 question, what is the normal duration of pregnancy? Right option is option C, 40 weeks. Number 2 question, which hormone is primarily responsible for maintaining pregnancy? Right option is option C, progesterone. Number 3 question, which of the following is a presumptive sign of pregnancy? Right option is option C, amenorrhea. Number 4 question, the best time to hear fetal heart sound using a Doppler is. Right option is option B, 10 weeks.
Number 5 question, what is the normal fetal heart rate? Right option is option C, 120 to 160 beats per minute. Number 6 question, which of the following is a common complication of eclampsia? Right option is option B, seizure. Question number 8, when should the first dose of tetanus toxoid be given in pregnancy? Right option is option D, when pregnancy is confirmed. Question number 9, which presentation is most common in labor? Right option is option C, vertex presentation. Question number 10, Apgar score is assessed at? Right option is option B, 1 to 5 minutes after birth. Question number 11, what is the term for the first fetal movement felt by the mother? Right option is option A, quickening. Question number 12, most common cause of abnormal uterine bleeding is reproductive age? Right option is option C, ovulationary dysfunction. Next question, the normal length of the menstrual cycle is? Right option is option B, 21 to 35 days. Next question, which of the following is used for emergency contraception? Right option is option C, levonorgestrel. Next question, the pap smear is used for detecting? Right option is option B, cervical cancer. Question number 18, most common benign tumor of the uterus? Right option is option C, fibroid. Next question, which hormone surge just before ovulation? Surge is short form. Here right option is option B, LH, luteinizing hormone. Next question, A, chocolate cyst is seen in? Right option is option B, endometriosis. Next question, gravida refers to? Here right option is option B, number of pregnancies. Next question, what is the term for a woman who has never given birth? Right option is option B, nullipara. Next question, which vitamin is essential to prevent neural tube defect? Right option is option C, folic acid. Next question, most effective natural method of contraception? Right option is option C, lactational amenorrhea. Next question, which test confirm rupture of membrane? Here right option is option A, nitrazine test. Question number 26, primary amenorrhea with normal breast development and absent uterus suggest? Here right option is option C, Mullerian agenesis. Question number 27, which of the following is used to induce ovulation? Here right option is option B, clomiphene citrate. Next question, Montgomery's tuberculosis are associated with? Right option is option B, pregnancy. Next question, which is the best indicator of fetal well-being? Right option is option C, non-stress test. Next question, question number 30, what is the term for the immature female reproductive cell? Right option is option A, oocyte. Staff nurse CVT exam preparation part 3.
Question number 13. Which infection is most commonly screened for during the first trimester? Here, right option is all of above. That means hepatitis B, HIV and rubella. Next question. What is the term for excessive vomiting during pregnancy? Here, right option is hyperemesis gravidum. Next question. Where is the fundal height measured from? Right option is option A, symphysis pubis to top of uterus. Next question. How often should fetal movement be felt in the third trimester? Right option is option C, 10 movements per 2 hours. Next question. Which test confirm pregnancy earliest? Right option is option B, serum HCG, human chorionic gonadotropin hormone. Next question. What is the most common cause of postpartum hemorrhage? Here right option is option B, uterine rupture. Next question. When does implantation of the fertilized ovum occur? Right option is option B, 5 to 6 days after fertilization. Next question. Which structure produces progesterone in early pregnancy? Right option is option C, corpus luteum. Next question. What is the term for the first menstrual period? Right option is option C, menarche. Next question. Which contraceptive method is permanent for females? Right option is option C, ट्यूबेक्टोमी. एंड अगर पूछेगा कि मेल्स में कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज होगा, देन कॉल्ड इज वेसेक्टोमी. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन इज RH immunoglobulin given to an RH negative mother? Here right option is option C, at 28 weeks and after delivery. Next question. How is eclampsia different from preeclampsia? Right option is presence of convulsions. Next question. What is the common site of ectopic pregnancy? Right option is option D, fallopian tube. Question number 26. Which fetal presentation is considered normal? Right option is option C, vertex. Next question. When should breastfeeding be initiated after birth? Right answer is option A, within 1 hour. Next question. Which pelvic type is most favorable for vaginal delivery? Right option is option D, gynecoid. Next question. What is the normal pH of vaginal secretion? Right option is option B, 3.5 to 4.5. Next question. Where is the embryo implanted into a normal pregnancy? Right option is option D, uterine endometrium. Next question. What is the most common cause of maternal death globally? Right option is option B, hemorrhage. Question number 32. Which hormone help in the softening of pelvis ligament during pregnancy? Right option is option A, relaxin. Question number 33. What is the ideal birth spacing between two pregnancies? Right option is option C, 2 years. Next question. Which part of the fetus is used to assist the lie of the baby? Right option is option B, back. Next question. What is colostrum? Right option is option C, first milk after delivery. Next question. Which instrument is used to measure cervical dilation? Right option is option D, fingers. Next question.
what is the best indicator of fetal well-being? Right option is option C, heart rate. Next question, what is lochia? Right option is option C, vaginal discharge after delivery. Next question, how long does lochia typically last? Right option is option D, 4 to 6 weeks. Next question, what is the common cause of infertility in females? Option B, PCOS is right option. Next question, which hormone stimulates milk production? Here, right option is option D, prolactin. Next question, what is the normal blood loss during vaginal delivery? Right option is option D, up to 500 ml. Next question, when does the embryonic period end? Here, right option is option B, 8 weeks. Next question, what is the most common type of gynecological cancer? Here, right option is option B, cervical. Next question, what is the normal duration of the menstrual cycle? Here, right option is option B, 25 to 30 days. Next question, what is the cause of Down syndrome? Right option is option B, trisomy 21. Next question, what is the average weight gain in a healthy pregnancy? Right option is option D, 11 to 16 kg. Next question, which sign is considered presumptive of pregnancy? Here, right option is option A, amenorrhea. Question number 50, when should iron supplement be started during pregnancy? Here, right option is option C, second trimester. Question number 51, what is quickening? Here, right option is option B, first fetal movement felt by mother. Question number 52, what is the most common position of the uterus? Here, right option is option B, anteverted. Next question, how is cervical cancer best prevented? Here, right option is pap smear and HPV vaccine. Next question, what is the most common symptom of uterine fibroid? Here, right option is option B, bleeding. Next question, when the best time of breast self-examination? Here, right option is option B, 1 week after menstruation. Next question, which hormone is measured in pregnancy test? Here, right option is option C, HCG hormone. Next question, what is the function of the placenta? Here, right option is all of above. Next question, where does fertilization usually occur? Here, right option is ampulla of fallopian tube, option number D. Next question, which is a contraindication for vaginal delivery? Here, right option is option A, cephalopelvic disproportion. Next question, what is the most reliable sign of pregnancy? Right option is option C, fetal heartbeat.